सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में। और जैसा कि आप थंबनेल यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, ये हमारा रीजनिंग का क्लास है और डैट इज़ अ वन शॉर्ट वीडियो क्लास है, ठीक है। और ये बेस्ड है आपके PYQs पर। PYQs कौन? जो भी झारखंड हाई कोर्ट में अब तक जो 6-7 एग्ज़ाम जो हुए हैं पिछले साल, मतलब पिछले विगत सालों में 2001 से लेकर लास्ट 2025 तक, उन सभी पर आधारित हम लोग कंसेप्ट लेकर आए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। हर एक कंसेप्ट पर आपको 3 से 5 एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, ताकि आप एक बार में एक वीडियो में आप सारे जो भी क्वेश्चंस जिस भी लेसन से बिलोंग करते हैं उस पर आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए आप, ठीक है। आपको रिवीजन का एक बेहतर मौका मिल जाए। तो चलिए बिना किसी अतिरिक्त समय जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग इस वन शॉर्ट वीडियोस को आगे देखते हैं। तो जस्ट अ सेकंड। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ठीक है, पहला जो हमारा जो चैप्टर है डैट इज़ एनालॉजी। मतलब PYQ बेस्ड का मतलब ये है कि जो भी 2001 से लेकर अभी तक जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है, दो 2001, फिर 2000 आपका 7, 2013, देन 2016, देन 2019 एंड देन 2025, यानी कुल मिलाकर 6 पेपर आपके हो चुके हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके टोटल रीजनिंग के पूछे गए हैं, टोटल रीजनिंग के सवाल जो भी पूछे गए हैं, वो जिस भी चैप्टर से बिलोंग करते हैं, तो उस चैप्टर को हम लोग एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे, किस तरह के क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं उसको देख लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक जगह पर हमारा कम से कम आप इतना प्रयास ज़रूर करिए कि ये जो चैप्टर हम यहाँ पर डील करेंगे, बाकी इससे पहले वीडियो में हमने स्पेशली कोडिंग इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। कोडिंग इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस, जो नया तरीका का जो सवाल जो पूछा था इस बार, और दूसरा हमने नंबर सीरीज को भी देख लिया है। तो बात यहाँ पर बचती है, जो बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो हम इस वीडियोज़ में आपको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। पूरा प्रयास रहेगा कि एक वीडियो में ये पूरा कंपाइल हो सके, ठीक है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है इस कड़ी में डैट इज़ एनालॉजी। एनालॉजी में किस तरह के सवाल आते हैं? एनालॉजी में बेसिकली क्या होता है कि आपको सेट दिया जाता है, ठीक है, उसमें से 2 सेट रहते हैं जनरली। देने का तो 3 सेट भी दे सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर हाई कोर्ट के एग्ज़ाम का आधार पर सिविल एग्ज़ाम को हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें उतना ही पैटर्न को हमें जानना है, उतने ही लेवल तक को टच करना है, ठीक है। एनालॉजी में क्या होता है कि आपको कोई सेट दिया रहेगा, और इसमें कई बार दिलचस्प तब हो जाता है जब इससे आपको GK का भी टेस्टिंग कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे करेज पूछा है, यहाँ ब्रेवरी पूछा है, तो हो सकता था यहाँ पे कोई स्टेट लिख देता, उसका कैपिटल लिख देता, ठीक है। तो आपको जब तक स्टेट कैपिटल नहीं पता होगा तब आप तो मतलब समझिए कि वो एनालॉजी के बहाने आपका GK भी जान लेगा, ठीक है। हालांकि चलिए इस लेवल पर हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी किस तरह के सवाल आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि करेज है, तो करेज क्या है? करेज और ब्रेवरी क्या आपस में सिनोनिम है? आपको ये देखना है कि सिमिलरिटी क्या है। ये हो सकता था कि करेज का यहाँ आपको अपोजिट वर्ड दे देता, कवार्ड दे देता, ठीक है, तब फिर आपको यहाँ पे सिनिस्टर का भी मतलब अपोजिट वर्ड देखना पड़ता है। तो इसका सिनिस्टर का ये हो जाएगा यहाँ पे ओमनियस, ठीक है। सिनिस्टर का यहाँ पर हो जाएगा आपका जो सिनोनिम बनकर आएगा दैट इज ओमनियस। सिनिस्टर का मतलब या ओमनियस का मतलब होता है अपशगुन, ठीक है, अपशगुन, ठीक। ज़्यादा हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस हमें देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ पर 10 का 0 बन रहा है, 16 का 3 बन रहा है, और तो 12 का कितना बनेगा आप यहाँ पे एक चेक करिए। ये जो लास्ट जो डिजिट है इसका ये आधा है, ठीक है, 6 का भी ये आधा है, तो यहाँ पे 2 का आधा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ इनसे आंसर होगा जो हमारा क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जैसे देखिए, अब यहाँ पर क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है टू एनालॉजी का सवाल, लेकिन रीजनिंग में कई बार क्या होता है कि वो एक चैप्टर के अंदर आपके दूसरे चैप्टर के भी टेस्ट ले लेता है। तो यहाँ पे वो अल्फ़ाबेट सीरीज को आपको टेस्ट करने के लिए बोल रहा है, डिटेल्स का टेढ़ा असली यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये कैसे होगा? तो वो देखिए, इसका जो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि जस्ट ए सेकेंड, यस, इसका जो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि इसको हम लोग
ऐसे लिख लेते हैं, डिटेल्स और टेडासली। ठीक, अब इसको यहाँ पर देखिए क्या किस सीरीज को ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पर आप एक बार गौर करिएगा, ये जो सेट है और ये जो सेट है इधर है, ये सेट आपस में कुछ अपना पैटर्न बना रहा है। वो क्या बना रहा है, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए टी, ई और डी। ठीक, यहाँ पर देखिए आपका ए यहाँ पर एज इट इज़ है, एस आया, एल आया, सॉरी एल आपका आया यहाँ आया और आई आपका यहाँ आया। अब इसी पैटर्न पर हम लोग को क्या करना है, फार्मूला को बैठाना है। ठीक है, तो फार्मूला को कैसे बैठाएंगे, इसको भी हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर फार्मूला तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बांटेंगे पहले इधर वाला पैटर्न, इधर वाला सेट, इधर वाला सेट। पहले एफ आर को देखेंगे, यहाँ बीच में तो आपका ओ आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, टी पहला पोजीशन पे चला गया तो आर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे आपका एम एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ए एल यू, रॉफ मालू। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया इसका आंसर, यानी हमारा जो आंसर होगा, यहाँ मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं क्योंकि अब मेन हमारा मकसद यहाँ पे कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन आपको ये बताया तो फिर आपके लिए ऑप्शन बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज 24। यहाँ पे देखिए, ये तो प्रथम दृष्टया में हमें जरूर लग रहा है कि 24 का मल्टीपल है 192। कितना बार में जा रहा है, तो ये आई थिंक 8 बार में जा रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए कितना बार में जा रहा है, ये भी 8 बार में जा रहा है। तो जाहिर सी बात है 18 कितना बार में जाएगा, तो 18 भी जो जाएगा उससे 8 बार में ही जाएगा। ठीक है, तो 18 8 जो कितना होता है, 18 8 जो होता है आपका, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 64 का 4 हाथ में से 144, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा 144 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट में देखिए, थोड़ा अलग टाइप का एनालॉजी है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको 2 सेट आपको दिखा दिए जाएंगे। ठीक है, 2 सेट आपका यहाँ पर है। अब इस 2 सेट जो दिया जो रहता है आपको, वो किसी पैटर्न पर दिया हुआ रहता है, तो उस पैटर्न को आपको ब्रेक करना है। ठीक है, और उस आधार पर आपको आंसर का सिलेक्शन करना है। ठीक है, दिए गए ऑप्शंस में से। अब यहाँ पर हम जैसा देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, यहाँ पर देखिए 25 इंटू क्या है 75 है, इंटू 3 = 75। और इसी 25 में फिर हमने क्या किया है, मतलब जितना से इधर हमने मल्टीप्लाई किया है उतना ही हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पर इंटू 4 136, यहाँ +4। ठीक है, तो इस लिहाजा से देखा जाए तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ऐसा कोई है जो फॉलो कर रहा है, हाँ ये फॉलो कर रहा है। 35 इंटू 3 105 और यहाँ +3 यानी 38। ठीक है, तो यह तो हमारा हो गया, यानी यहाँ पर जो आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, ये होगा। तो ये हमारा हो गया एनालॉजी। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कोडिंग की ओर। ठीक है, कोडिंग हमने पिछले क्लास में देखा था, अब कोडिंग इनइक्वालिटीज़, और ये है सिर्फ कोडिंग। ठीक है, और कोडिंग में जो सवाल जो बनते हैं, ये बेसिकली 4 तरीके के सवाल बनते हैं। ठीक है, मतलब आधार पर यदि देखा जाए उसे। ठीक है, तो इसमें पहला जो बनता है दैट इज़ लेटर बेस्ड होता है आपका। ठीक है, दूसरा आपका नंबर सिंबल, तीसरा आपका वर्ड्स। ठीक है, एंड लास्ट वन कंडीशन बेस्ड। ठीक है, तो हम लोग इसमें भी थोड़ा अपना एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो जैसे आपका मान लीजिए लेटर बेस्ड जो होता है, लेटर बेस्ड को कैसे देखेंगे। लेटर बेस्ड में आप देखिए, यहाँ पे भी क्या होता है, बेसिकल अल्फ़ाबेट सीरीज ही यूज होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है N, इधर OQR। ठीक, OP, फिर एक बार हम इधर आएंगे UP। इसी आधार पर जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो R का S हो जाएगा, F का G हो जाएगा, फिर इधर आएंगे O का P, A का B एंड C का D एंड T का U। तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा यहाँ SPUDBG। ठीक है, उसी तरह से योगर्ट, ये आ गया आपका नंबर बेस्ड। ठीक है, इसमें क्योंकि नंबर का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब वो देखिए कैसे होता है। अब यहाँ सोचिएगा भैया वाई का क्या ये लिख दिया, तो देखिए रीजनिंग आपको जब भी सवाल मिले, आप जब भी क्वेश्चन
हॉल में बैठे, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, परीक्षा कक्ष में बैठे, तो जैसे ही आपको लगे कि नहीं इस चैप्टर में, इस एग्ज़ाम में आपको रीजनिंग से संबंधित सवाल आने वाले हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज से किसी भी तरीके से उसका यूज होने वाला है, तो उसको कहीं ना कहीं यदि आपको वो प्रैक्टिस करके याद हो चुका है तब तो उससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। नहीं तो इतना प्रैक्टिस जरूर रखिए कि उसको कुछ सेकंड के अंदर आप उसको कहीं भी अपने रफ में आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि ठीक है, जैसे आप मान लो उसको नोट कर लीजिएगा, हालांकि नोट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि y क्या है, y जो है अल्फ़ाबेट सीरीज में हमारा 25वें नंबर पर आता है क्योंकि z इक्वल टू 26 है। ठीक, इतना तो पता ही है। बीच वाले अल्फ़ाबेट में हमें दिक्कत होती है, ठीक है, लास्ट की शुरुआत में तो दिक्कत होती नहीं है। ठीक है, ओ जैसे कि m इक्वल टू होता है 13, ठीक है, तो n इक्वल टू 14 एंड o इक्वल टू 15, तो वो भी दिया हुआ है। g इक्वल टू 7, इसको भी आप अंगुलिक में गिन सकते हैं। h, तो हर एक अल्फ़ाबेट का यहाँ पर उसका जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस मतलब किस नंबर पर आता है, वो 26 अल्फ़ाबेट की सीरीज में वो बताया गया है। तो डी का नोट करिए 4, ई का 5, भी का कितना हो जाएगा, आप उल्टा गिनिए, VWUXYZ, ये आपका 26, ये 25, ये 24, 23, 22, यानी यहाँ 22। एल का कितना हो जाएगा, एम का मैंने बताया 13, तो एल का हो जाएगा 12 एंड ओ का कितना हो जाएगा, ओ का 15 और पी का 16। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल कर आया कितना आया, 45, 22, 12, 15, 16। ठीक, अब देखिए वो कोडिंग में एक और तरह का सवाल बनता है। ठीक है, ये वर्ड्स आधारित है। फुट इज कॉल्ड एल्बो, एल्बो इज कॉल्ड एंकल, एंकल इज कॉल्ड पाल्म, पाल्म इज कॉल्ड फिंगर, फिंगर इज कॉल्ड नी। मतलब अब इसको आपको प्रैक्टिकलिटी से रियलिटी से नहीं जोड़ना है। ठीक है, आपको इसको बस एज इट इज़ इसको यहाँ पे डिकोड करना है कि फुट को हम लोग एल्बो कहते हैं, एल्बो को एंकल कहते हैं, एंकल को पाल्म कहते हैं और पाल्म को फिंगर कहते हैं, फिंगर को नी कहते हैं। तो बताइए हम जहाँ रिंग पहनेंगे उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो आप हो सकता है कि आप बोलिएगा कि नहीं रिंग तो भैया हम फिंगर्स में पहनेंगे, उसमें फिंगर में रिंग फिंगर पहनेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे फिंगर को क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो फिंगर के उस हिसाब से हम लोग उसको नी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर जो हमारा निकल कर आएगा दैट विल बी नी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, ये है आपका सिंबल बेस्ड भी इसको आप लोग समझ सकते हैं। इसमें क्या है कि जी के लिए हमें मतलब गेट के लिए एक बताया गया है, ये बताया गया है ये सिंबल, टावर के लिए ये बताया गया है, तो हमें निकालना किसका है, अर्ज का निकालना है कि अर्ज का क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें आपको जो अल्फ़ाबेट यहाँ पे पूछा गया है वही अल्फ़ाबेट जो आपको बताया गया है इन्फॉर्मेशन में उससे मैच करना है। यू इसमें क्या आ रहा है, यू का आएगा एन, आर का क्या आ रहा है परसेंटेज, जी का क्या आ रहा है 5 और ई का क्या आ रहा है डॉलर। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर जो फाइनली जो हमारा निकल कर आएगा दैट विल बी एंड परसेंटेज 5 एंड डॉलर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की ओर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ड्रिंक वाटर लिटिल बिट। यहाँ पर जो पहला सवाल जो बनता है हमारा, इसको कैसे बनाना होता है, इसको बेसिकली हम लोग वेन डायग्राम से बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे यहाँ पर देखते हैं। सम पोटैटोज आर ओनियन,
सम पोटैटो, ये है क्या है आपका, पोटैटो है। सम पोटैटोज आर ओनियंस। एंड सम ओनियंस आर टोमेटो, और सम ओनियंस क्या है, टोमेटो है। अब ये बताना है, अब आपको ये तो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसी आधार पर ये जो हम लिखे हुए हैं ब्लैक कलर में, दैट इज कंक्लूजन। ठीक है, अब इसको ये देखना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सम टोमेटोज आर पोटैटो। क्या सम टोमेटो क्या पोटैटो है? हो सकता है। ठीक है, नो टोमेटो इज पोटैटो, नो टोमेटो इज पोटैटो। यहाँ पे देखा जाए तो दोनों में संभावना है। ठीक है, ये कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, या फिर इसको बेहतर होगा इट इज विल कॉल भी पॉसिबिलिटी, संभावना है। तो जब इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं तो ये बन जाता है एइदर का केस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एइदर या तो ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से मान लीजिए ये जो हमारा सवाल है, सम बटर्स आर हनी, बटर हो गया, सम बटर्स आर हनी, और ऑल ब्रेड्स आर जैम। Some butters are honey, all breads are jams। ठीक है, अब इसको कैसे देखते हैं? Some jams are honey, इसका तो कोई लिंक ही नहीं है, ये तो ऐसे ही कट गया। All honeys are butter, नहीं, यहाँ पे तो कुछ ही निकल कर आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। सम जैम्स आर बटर, सम जैम्स आर बटर, क्योंकि यहाँ पे ऑल, यहाँ पर जैम्स और बटर में कोई लिंक ही नहीं है। चलिए, ऑल ब्रेड आर जैम्स, समझे, इसमें कोई लिंक नहीं है। तो इस लिहाजा से यहाँ पे जो हमारा जो आंसर होगा, सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई है, सम बटर्स आर हनी। ठीक है, सम हनीज आर ब्रेड्स, ब्रेड यहाँ पे हो जाएगा, ब्रेड, एंड ऑल ब्रेड्स आर जैम्स। ठीक, अब चेक करिए, सम जैम्स आर हनी, क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए ये कवर कर रहा है, तो ये सही हुआ। दूसरा, ऑल हनीज आर बटर, ऑल हनीज आर बटर, ऑल हनीज आर बटर, ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे सम का सीन है, तो ये तो चलिए गलत है। दूसरा, ऑल हनीज आर बटर, सम जैम्स आर बटर, यहाँ पे तो कोई लिंक ही नहीं है, क्योंकि जैम से ब्रेड, आपका ब्रेड और यहाँ पर हनी तक ही सीमित है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन 1 निकल कर सही आएगा। ठीक है, उसी तरह से इस तरह के सवाल बनते हैं। यहाँ पे मैंने कंक्लूजन नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से मतलब देख लीजिएगा, मतलब इस तरह के सवाल, क्योंकि अब तो ये तो इनकम्प्लीट सवाल है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप लोग एक बार थोड़ा सा 5-10 सवाल आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन क्या होता है, इसमें 2 तरीके के सवाल बनते हैं। एक तो आपका होता है कि जिसमें कोई थर्ड पर्सन, ठीक है, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके बोल रहा होता है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की आवश्यकता है। और बेसिकली, और दूसरा होता है वो सिंपल होता है, स्टेटमेंट फॉर्म, दोनों ही स्टेटमेंट फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक जो होता है वो सिंपल होता है, वो आपको भाषा से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे पॉइंटिंग टू लेडी इन ए फोटोग्राफ, विजय सेड
हर सिस्टर ठीक है, पॉइंटिंग टू ए लेडी, ठीक है, एक लेडी की ओर पॉइंट करते हुए फोटोग्राफ में विजय ने कहा कि हर सिस्टर्स मदर, मतलब उसकी बहन की माता, इज द सिस्टर ऑफ माई फादर्स डॉटर। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू विजय? ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना, या तो आप उल्टा चलिए या तो आप शुरुआत में नहीं चलिए। तो बेहतर ये होता है कि इसमें थोड़ा सा यदि आपको आसान करना है तो आप मेरे हिसाब से यहाँ पर आप लोग उल्टा करिए। यहाँ पे माई फादर्स डॉटर है, माई मतलब कौन, कहा कौन रहा है, विजय बोल रहा है, विजय अपने बारे में कुछ बता रहा है। क्योंकि विजय कह रहा है तो उसी के दृष्टिकोण से यहाँ पर आपको ब्लड रिलेशन मतलब बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे वो बोल रहा है विजय बोल रहा है कि माई फादर्स डॉटर, सपोज ये विजय है, ठीक है। और हाँ, इसमें ब्लड रिलेशन में कुछ सिंबल हमको यूज करने पड़ते हैं, जैसे कपल के बीच में हम लोग इस तरह का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, मेल के लिए हम लोग प्लस का साइन यूज करते हैं, फीमेल के लिए माइनस का। जनरेशन हमें चेंज करना होता है तब हम लोग सीधा एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे यहाँ पे देख लीजिए। विजय, तो चलिए इसका तो नाम ही बता दिया गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, ठीक है। विजय कह रहा है उसका माई फादर्स डॉटर, यानी विजय के पिताजी, यानी पिताजी यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है तो इस सेंस में हमें क्या सिर्फ सिंबल यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे जनरेशन गैप है, यानी मान लो ये जनरेशन पीढ़ी चेंज हो रही है, यानी उसका बेटा। फिर हम मान लीजिए यहाँ से हम नीचे उतरते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब विजय के बेटे की बात हो रही है, ठीक है। यानी वो यहाँ पे जो उनके जो पिताजी हैं अब उनके पोते की बात होगी, ठीक है। खैर वो हमसे अभी नहीं पूछा गया है। माई फादर्स डॉटर, ठीक है, मेरे पिताजी की बेटी, यानी अब इनकी बेटी की बात हो रही है, इनकी बेटी है, वो मेरे पिताजी भी हैं, तो इतना तो आपका समझ में आ ही गया होगा कि वो विजय की बहन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक माइनस साइन डाल देंगे, ठीक है। अब बोल रहा है हर सिस्टर्स मदर इज द सिस्टर ऑफ माई फादर्स डॉटर, मेरे पिता की बेटी की बहन है, ठीक है। तो अब इसका एक और बहन यहाँ से निकालिए आप, ठीक है। अब बोल रहा है हर सिस्टर्स मदर इज द सिस्टर ऑफ माई फादर्स डॉटर, विजय की बहन हो गई। बोल रहा है हर सिस्टर्स मदर, हर मतलब कोई लेडी के बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा। हर सिस्टर्स मदर, यानी उसकी बहन, उसकी बहन की माता। अब उसकी बहन की माता हम इसे भी ले सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको समझ लीजिएगा आप। बहन की माता इज द सिस्टर ऑफ माई फादर्स डॉटर, ठीक है। अब वहाँ पे जब आपका ये डायग्राम कंप्लीट हो जाए तब आप एक बार स्टेटमेंट को पढ़कर यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हो रहा है कि विजय कह रहा है एक लेडी की ओर पॉइंट करके कि उसकी बहन की माता, यानी उसकी बहन कौन है, उस लेडी की बहन ये हो गई और उसकी माता ये हो गई। इज़ द सिस्टर ऑफ माई फादर्स डॉटर, वो बहन है, ठीक है, वो बहन है मेरे पिताजी के बेटे की, बेटी की, यानी मेरे पिताजी की बेटी की बहन है। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई। अब बता रहा है कि ये लेडी और ये विजय आपस में कैसे रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विजय की ये दोनों बहन है, ठीक है, और उसकी ये बेटी है, और ये भी क्या है उसकी बेटी होगी, क्योंकि आपस में ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में सिस्टर्स हैं।
तो उस लिहाजा से यहाँ पे जो आंसर होगा सिस्टर्स डॉटर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए पिक्चर, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि तरन सेड, ठीक है, एक वोमेन की ओर इशारा करते हुए तरन बोलता है कि सी इज़ द मदर, मतलब कोई लेडी सपोज, ठीक है, सी इज़ द मदर, वो मदर है, चलो भैया मदर है, यानी हमें अब अगले पीढ़ी में जाना है। मदर ऑफ द फादर इन लॉ ऑफ माई हस्बैंड, बोल रही है माई हस्बैंड। इससे ये पता चल गया कि तरन जो है वो कोई फीमेल है। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया। फादर इज द मदर ऑफ द फादर, यहाँ पर तो ऐसे एक फादर का बन जाएगा, फादर इन लॉ ऑफ माई हस्बैंड। फादर इन लॉ यानी ससुर की बात की जा रही है, तो यानी जो वोमेन है तरन यहाँ पे आ जाएगी, तरन, और क्या है ये फीमेल है, इसके पति महोदय के लिए हम लोग प्लस साइन यूज करेंगे। अब यहाँ पे चेक करके देखिए आप लोग, तरन का हस्बैंड, तरन का हस्बैंड, तरन का फादर इन लॉ यानी तरन की तो मदर। अब पूछ रहा है कि हाउ इज तरन रिलेटेड टू वोमेन, तरन यहाँ वोमेन से कैसे रिलेटेड, यानी ये और इसमें क्या रिलेशन है, बताइए क्या होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि उसकी वो ग्रैंड डॉटर होगी। ठीक है, क्योंकि तरन के पिताजी हैं, तरन के पिताजी तरन तो यहाँ है, इसके पिताजी ये हैं, और उसके पिताजी की वो माता जी है, तो उसकी कुछ भी होगी तो ग्राउंड डॉटर ही होगी। और क्यों होगी? क्योंकि तरन आपस में क्या है, अपने में क्या, वो फीमेल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उसे पॉइंटिंग मतलब स्पेशली पॉइंट आउट करना पड़ता है। ये वाला जो है नेक्स्ट वाला, ये आपका सिंपल मिलेगा। इसमें क्या होता है, कीपाल इज रजत्स नेफ्यू, कीपाल जो है वो रजत का क्या है, नेफ्यू है। कीपाल इज रजत्स नेफ्यू, रजत ये है उसका नेफ्यू यानी उसका भतीजा, यानी उसका कोई भाई रहा होगा। ठीक है, और उसका वो बेटा रहा होगा कीपाल। ठीक, अब पूछा निशा इज रजत्स मदर, निशा जो है रजत की मदर है, यहाँ निशा हो जाएगा। रमेश हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन, रजत एंड नीलेश, निशा हो गया। अब बोल रहा है कि रमेश हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन, जिसमें एक का नाम रजत है और दूसरा नीलेश है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भाई बहन का संबंध या भाई भाई का संबंध बन रहा है। तो यहाँ पे तो नाम क्लियर आ रहा है, एक रजत है, दूसरा नीलेश है। नीलेश जो कि मेल है, यहाँ पे भी मेल है, तो ये तो आपका नीलेश हो गया। इन दोनों के पिता का नाम है रमेश है, और चूँकि यहाँ एन जो है, निशा जो है रजत की माता है, तो उस लिहाजा से यहाँ पर उसका जो पति हो जाएगा, कौन हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। यानी ये दोनों आपस में क्या, कपल है, और इनके बच्चे कौन है, रजत एंड नीलेश। हाउ इज नीलेश रिलेटेड टू कीपाल, नीलेश और कीपाल आपस में किस तरह से संबंधित है। तो नीलेश आपका ये है, कीपाल आपका ये है, तो ये आपस में कैसे संबंधित है, हाउ इज नीलेश। अब इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम कीपाल का रिलेशन बताएं या नीलेश का बताएं। तो हाउ इज नीलेश रेट, मतलब जिसका रिलेशन पूछ रहा होता है, यहाँ पे किसका रिलेशन पूछ रहा है, नीलेश रिलेटेड टू कीपाल, यानी नीलेश का संबंध क्या है। ठीक है, क्या आ रहा है, नीलेश का संबंध। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा नीलेश कौन है, ये है, और कीपाल का क्या है, पिताजी लगता है, प्रोडक्टिव फादर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल बनता है, ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ओके, बी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डी, हु इज द मैटरनल अंकल ऑफ सी। बी जो है ओनली सिस्टर ऑफ डी है।
ठीक है। डी, बी इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ डी हु इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ सी। मैटरनल अंकल का मतलब होता है कि मामा, यानी इसकी माता जी कहीं पर यहाँ पे कुछ रही होगी। इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे लेके आते हैं। A is brother of C, B is the only sister of D, ठीक है। Who is the maternal uncle of C, D जो है maternal uncle of C है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप सिर्फ B और D को लेकर चलिएगा तो आप इसको इस रिलेशन में नहीं जोड़ पाइएगा। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप तभी जुड़ता है जब म्यूचुअलशिप कहीं देखने को मिलेगा, कुछ कॉमन देखने को मिलेगा। तो हम लोग जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसी लाइन में तो हमें C मिल रहा है, तो C हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो अब हम लोग इस पूरे लाइन को इस ए और सी के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। मैटरनल अंकल ऑफ सी, यानी मैटरनल अंकल बोले तो इसका मामा, यानी इनकी माता जी के भाई, वो कौन है? वो सी है, वो डी है, जो कि प्लस है। अब ये हो गया बी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डी, ठीक है। यहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि हम लोग अब नेक्स्ट किसी और को बहन बना रहे, नहीं, यहाँ पे बोल चुका है ओनली सिस्टर है। तो ओनली सिस्टर यहाँ पे हमने जिसे माँ समझा था वही उनकी ओनली सिस्टर है, यानी ये जो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इफ़ ई इज़ द फादर ऑफ सी, यदि ई जो है फादर ऑफ सी है, जाहिर सी बात है इसकी माता बी है, पिता के बारे बोल रहा है कि ई है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये दोनों आपस में कपल हो जाएंगे, ठीक है। यानी ये दोनों ए और सी के क्या है? पेरेंट्स हैं। देन हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, यानी ए बी से कैसे संबंधित? जाहिर सी बात है ए सी का क्या है? भाई है, और सी की माता बी है, तो उस लिहाजा से बी ए की भी माता हुई, ठीक है। तो ए यहाँ पे पूछ रहा है कि ए का संबंध क्या है बी से, तो हमें ए को देखना है ना कि बी को। बी को पूछता हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तब आंसर होता मदर, ठीक है। यहाँ पे लेकिन पूछ रहा है कि ए का संबंध क्या है। ए का संबंध क्या है भैया? तो ए जो है बी का क्या है? बेटा है, सन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग प्रियांश, ठीक है। इसी तरह आप लोग इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए कोडिंग फॉर्म में यूज होता है। इसको कैसे बनाते हैं? इसमें हम लोग इस सिंबल को डिकोड करते हुए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसी को यहाँ पुट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब है सिस्टर, तो पी सिस्टर है आर का, ठीक है। एंड का मतलब क्या है? डॉटर। तो कौन डॉटर है? ए डॉटर बी, जो पहला दिया हुआ वो किसी का डॉटर है, तो आज जो डॉटर है वाई का। फिर अल्फ़ा, सॉरी एट द रेट का मतलब है कि वाइफ है, तो यहाँ पे वाइफ कौन हो जाएगा? वाई जेड का वाइफ होगा, तो यहाँ पे निकल गया वो। फिर है हैच का मतलब है ब्रदर, तो हैच का मतलब है ब्रदर, यानी जेड जो है एम का ब्रदर है, वो भी निकल गया। देन परसेंटेज यानी सिस्टर, यानी एम एन की सिस्टर हो गई। हाउ इज़ एम रिलेटेड टू पी, एम और पी में क्या संबंध है ये हमें बताना है। तो हाउ, अब ये किसके बारे में पूछ रहा है? हमें एम का संबंध पूछ रहा है, तो एम पी का क्या लगेगा वो अब देखिए। यहाँ पे माता जी हो गई, उसका मामा हो गया, यानी उसके मौसी लगेगी, मैटरनल आंट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज कैलेंडर। कैलेंडर में आपको दो कंसेप्ट बस जोड़ दीजिए, एकदम बाय हार्ट याद रहनी चाहिए, ठीक है। पहला ये ईयर का कोड, ये चीज़, दूसरा डे का कोड, ठीक। अब इसको भी याद करने का एक तरीका है, ठीक है। ये शुरू में आपका 12 का स्क्वायर है। आप कहीं पर भी यदि आपको शुरुआती में दिक्कत हो रहा है तो आप जनवरी से लेकर आप दिसंबर तक लिख लीजिए। उसके बाद शुरू से ऊपर से आते जाइए 3-3 के सेट में, ठीक है। यानी 3 चौके आपके 12 महीने पूरे हो जाएंगे, ठीक है। पहला जो रहेगा वहाँ पर 12 का स्क्वायर ले लेंगे हम लोग, दूसरा
5 का स्क्वायर ले लेंगे, फिर 6 का स्क्वायर ले लेंगे और अंत में बस 146। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, ठीक है। उस लिहाज से कोड बन गया ये हर मंथ का कोड। लीप ईयर में बस चेंज करना है आपको जनवरी को एंड फरवरी को, वो है 03। बाकी सब चीज़ आपका एज इट इज़ रहने वाला है, ठीक है। अब डे में क्या करते हैं, डे का जनरली हम लोग संडे से ही इसमें शुरुआत करेंगे, ठीक। आपको 6 तक जाना है और सैटरडे को आपको 0 हो जाना है, ठीक है। ऐसे भी क्या होता है, सैटरडे को हमने काम करा, अंतिम काम करा, उसके बाद हम 0 हो जाते हैं, ठीक है। हमको कुछ काम नहीं करना है, ठीक। दूसरा एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पर सेंचुरी कोड, ठीक है। सेंचुरी कोड आपको याद रखना है। इसमें भी क्या याद रखना है कि जो आपका 1900 रहेगा, ठीक है, यानी 1900 का मतलब 1947 हो गया, 1901 से लेकर, ठीक है, जो भी 1999 तक इस तरह की चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो उसमें जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें 0 ऐड करेंगे, ठीक। 2000 ईस्वी का कुछ रहेगा तो 6 ऐड कर देंगे। इस जो भी खेल होगा यहाँ पे रिमाइंडर के आने के बाद हमें करना है, ठीक है। इसका कोडिंग कैसे रहेगा, ठीक है। 246 0 यानी 2460, ऊपर में जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा आपका। यदि आप इसको बढ़ाते जाएंगे 1900 पे यहाँ नीचे घटते हुए जाना है, फिर बढ़ते हुए जाना है, ठीक। आपको एक कोड याद रखना है, देखिए सेट है आपका, या तो इसको 246 से याद रखिए या तो आपको 2460 के रूप में याद रखिए, आपको जैसी सुविधा हो, ठीक है। बेहतर ये होगा कि जिसको 0246 के रूप में याद रखिए तो ये आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। अब मान लीजिए यहीं पर आपको पूछ देता कि नहीं 1800 1900 2200 के बारे में पूछता है, तो 2200 में क्या करते हैं, यहाँ पर 6 4 2, यहाँ पर उसमें हम लोग 2 जोड़ते, ठीक। अब यहाँ पे मान लीजिए आपसे 1400 पूछता है, तो ठीक है, तो 0 के बाद क्या होगा, फिर से 6 आ जाएगा, तो R+6 जोड़ देते हैं, ठीक है। खैर उतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं 26 नवंबर 1949 को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप में क्या करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप में हमें इसको 7 से डिवीज़न देना पड़ता है, ठीक है। 26 को 7 से डिवीज़न देना पड़ता है, फिर वहाँ से क्या निकलता है, हमारे पास रिमाइंडर निकलता है, ठीक। बता रहे हैं इसको, एक क्वेश्चन को पूरा डिटेलिंग में देख लेते हैं ताकि अगले सवाल को हम लोग मतलब जल्दी से उड़ा सकें, ठीक है। नेक्स्ट में फिर क्या करते हैं, हम लोग मंथ कोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मंथ कोड, अब मंथ कोड क्या है भैया, मंथ कोड नवंबर का हमने क्या बताया, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो अब इस 4 को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये जो ईयर है, ये ईयर कहीं लीप ईयर तो नहीं है, तो इसको शुरू में आप देख लेंगे, ठीक है। आप कोडिंग करने से पहले ही, क्योंकि इसका मंथ में होता है और उस मंथ में भी जब आपके पास जनवरी और फरवरी दिया रहेगा ना, तभी आप मतलब वो आपका कोडिंग चेंज होगा, ठीक है। डैट विल बी 0 and 3, अदरवाइज इट विल रिमेन एज इट इज सेम, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया, इसका कोड आ गया, एज इट इज आ गया, इसमें कुछ नहीं करना है। और 49 को देखना है, ठीक है। 49 को क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड करेंगे, यानी ईयर का जो लास्ट 2 डिजिट रहता है, ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 7 से और फिर उसके रिमाइंडर को नोट डाउन करते हैं, ठीक है। और देन हम लोग क्या करेंगे, फिर वही लास्ट डिजिट के साथ हमें खेलना है, लेकिन इस बार हमें क्या करना है, उसको 12 से डिवीजन करना है। और इस बार हमें क्या लेना है, क्वोशेंट लेना है, भागफल जिसे हम लोग बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, इसे हम लोग 7 से डिवीजन करेंगे, यानी जो भी काम हमें करना है, चाहे डिवीजन करके रिमाइंडर लेना हो या क्वोशेंट लेना हो, हम लोग 7 से करेंगे, ठीक है। पहले में याद रखिएगा रिमाइंडर लेंगे, दूसरे में तो मंथ है उसका कोड लेंगे, फिर तीसरा पॉइंट में क्या करेंगे, हम लोग ईयर का लास्ट 2 डिजिट, ठीक, उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे, फिर उसी लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर कर हम क्या ले लेंगे, उसका क्वोशेंट ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, 7 से 21, यहाँ 5 आया, ये 4 आया, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया, यहाँ पर 7 आया, ठीक है। अब इसको जोड़िए, 5 4 9 4 16,
अब इसको फिर 7 से डिविजिबल करिए, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब 2 आया। अब 2 जो है, ये जो फाइनल जो रिमाइंडर जो भी निकलता है वो अल्टीमेटली डे का कोड होता है। ठीक है, लेकिन बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस ईस्वी में हैं। चूँकि 1900 ईस्वी में है तो 1900 ईस्वी में हम लोग 0 जोड़ना है, यानी एज इट इज़ रहेगा। 2 का कोड कहाँ आता है मिलकर आपका, 2 का कोड यहाँ पर आपका मंडे में देखने को मिलता है। तो इस लिहाजा से इसका जो आंसर जो निकल कर आएगा डैट विल बी मंडे। ठीक है, अब उसी लिहाजा से हम लोग देखते हैं, उसी सिलसिले में देखते हैं 10 जून 1992 को एक बार देख लेते हैं। अच्छा चलिए, वो 10 जून ये तो आप कर लेना, हम लोग 1857 को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंचुरी ईयर चेंज हो रहा है। ठीक, 10 को क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बोला, 7 से डिविजन करेंगे और उसका क्या लेंगे, रिमाइंडर लेंगे। रिमाइंडर कितना है, 3। चलो ठीक है, मई का कोड कितना होता है, हमने आपको क्या बताया था, कोड हमें कैसे याद रखना है, 12 का स्क्वायर, ठीक, उसके बाद 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, लास्ट में बस इसको याद रखिएगा 146। तो ये 144, ये 25, ये 36, क्योंकि 3 हमें भरना है। ठीक है, होता है ना, आपको मान लीजिए आपको 3 डिजिट मतलब 3 प्लस डिजिट है, उसमें आपको 2 ही डिजिट है, तो आप क्या करते हैं, पहले में हम लोग 0 से ही शुरुआत करते हैं। ठीक, फिर 146, ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, ये हो गया अप्रैल, ये हो गया मई। यानी मई का जो कोड निकल कर आया कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब आ जाता है हम लोग क्या करना है, 87 को देखना है। 87 को क्या करेंगे हम लोग, 7 से फिर डिवाइड करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर, यानी ये 8 बार में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन एक रिमाइंडर बच जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको डिविजिबल करेंगे 7 से ही, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लो, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, इट्स ब्लंडर फ्रॉम माय साइड, यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 12 निकल कर आएगा। ये जब 12 आएगा, 5 4 9 31, तो यहाँ पे 31 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। यानी 3 का किसका कोड है, ट्यूसडे का कोड है। तो उस लिहाजा से यहाँ पर आंसर जो होगा डेट विल बी ट्यूसडे। ठीक है, ये तो हो गया। तो यहाँ पर भी 4 से जब डिवीजन करेंगे तो 4 चौक 56, अब जोड़िए 3 2 5 1 6, कितना हो जाएगा 20, 20/7, 7 2 9 14, यानी 6 आपका रिमाइंडर बचा। लेकिन हमने क्या बताया है, 1900 में हमने बोला था कोई रिमाइंडर ऐड नहीं होगा, मतलब उस रिमाइंडर में किसी प्रकार का एडिशन नहीं होगा। यहाँ पर आपका क्या 1857 है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इस कोड में आएंगे, सेंचुरी कोड को चेक करेंगे। 1900 से हम लोग नीचे जा रहे हैं, +2 करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, +2 जोड़ देंगे, तो डेट विल बी 8। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, अब कितना बचा, रिमाइंडर 1। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो 1 किसका कोड होता है, 1 जो कोड होता है किसका होता है, यहाँ पर देखिए, दैट विल बी फॉर संडे। तो यहाँ जो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा, संडे। ठीक है, उसी तरह से हम लोग इसको भी निकाल लेंगे कि 25 फरवरी 2020 को ट्यूसडे दिया हुआ है। इसमें आपको बस इतना करना है, हालांकि इस लेवल पर सवाल नहीं पूछेगा। जब आपको ये बता दिया जाए कि फलाने डेट को ये डे निकल कर आता है, तो उसको आप अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोडिंग के बाद निकलने के बाद होता है कि वो वेडनेसडे आ जाए या थर्सडे आ जाए। तो जितना दिन का अंतर रहे, चाहे प्लस में या माइनस में, उतना फिर हम लोग जब जिस डेट का निकालना होता है उसमें उतना ही ऐड करेंगे या उतना ही माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कैलेंडर। अब नेक्स्ट हमारा काउंटिंग फिगर है, कंप्लीशन फिगर है, मिरर वाटर इमेज है। इसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ये हमारा जो वीडियो है नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट में इस चीज़ को हम लोग सिमटा देंगे, ताकि आप लोग के पास एक
कंपाइलेशन हो जाए। ठीक है, तो चलिए राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सभी स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज और सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।